नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैट के नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट के बाकी लेक्चर की प्लेलिस्ट तैयार है, जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। डाउट हो प्लीज डू आस्क। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करना है तो मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी लिंक थ्रू एन एरिया। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी लिंक थ्रू एन एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो सकता है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब मेन बात आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। तो अगर मेरे को यह समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुझको पता होना चाहिए क्या कि एरिया भी क्या है, वेक्टर है फिजिक्स में। आई रिपीट, एरिया वेक्टर है फिजिक्स में। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने कोई सरफेस इस तरह से ड्रॉ की है जो कि कुछ इस तरह से रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, इट्स अ 3D डायग्राम, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, तो कोई मुझसे पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर ऐसे रिप्रेजेंट की जाएगी। ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं तो उस एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, जो कि क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा कैसे, वो ध्यान से देखिए। मान लो ये मेरे पास है एरिया। ठीक है, इस एरिया को मैंने ऐसे पुट किया हुआ है। अगर ऐसे पुट किया है तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये अपने पास है एरिया वेक्टर। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट रिप्रेजेंट करता हूं, आई रिपीट, अगर मैं स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जिसको हम अल्पाइंस कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको मैं वेक्टर की फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि मान लो ds वेक्टर। स्मॉल को क्या मान लिया हमने, ds। इसको dA भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगी, एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज गोइंग टू बी ds, और इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन n कैप। तो जो मैंने यहां पर ये ds वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। दैट इज नोन एज द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां से अपन को एक कंसेप्ट पकड़ में आया, उसको अपन भूलेंगे नहीं, क्या कि एरिया इज अ वेक्टर इन अ फिजिक्स, जिसकी डायरेक्शन जो सरफेस के बारे में बात करें उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जिस सरफेस की बात कर रहे हो उसके। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये वाली सरफेस है, अगर आप इस सरफेस की बात कर रहे हो, इस वाली सरफेस की, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, अब आप सरफेस को मूव करते हैं तो आपकी सरफेस अब इस वक्त आ गई है यहां, तो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो ये इस वक्त इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इस एरिया की डायरेक्शन, इसका जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वो होगी परपेंडिकुलर। अब मान लो मैं सरफेस को ऐसे मूव करता हूं, लेकिन आप कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं, आप इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आपकी डायरेक्शन ये नीचे होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने ऐसे डिस्कस किया, तो यही घूम के नीचे आ गया ऐसे। आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप कंसिडर कर रहे हैं अभी ये वाला नीचे वाला। अगर आपने ऐसे मूव कर दिया तो इस बार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो जिस पर्टिकुलर एरिया की बात करूंगा मैं, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, उसकी सरफेस के लंबवत ही क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इसी वजह से एरिया वेक्टर पर डिपेंड करता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से कितना लिंक कर सकता है। वो अपन अब एग्जांपल और फॉर्मूले थ्रू डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मेन बात है वो ये है कि एरिया इज अ वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जिस सरफेस के बारे में डिस्कशन होगा उसके परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, यहां तक बात की गई। अब अपन आते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐसे एक सरफेस कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने भी बात की थी, इसका एरिया वेक्टर, मान लो सरफेस ऐसे रखी हुई है ऐसे। ठीक है, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर स्ट्रेट परपेंडिकुलर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ये लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल दोनों के बीच में क्या है, थीटा। तो इफ दैट इज अ ए वेक्टर, अगर मैं यहां मूव करूंगा तो यहां मुझे क्या मिलने वाला है, ए
कॉस थीटा। तो यहां से अपन फॉर्मूला बनाते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो फाई यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आपको दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है। पहला, जो यहां पर फाई है, फाई इज अ कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी। आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ई और ए वेक्टर है देन फाई विल बी वेक्टर। नहीं, फाई की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेगी, तब भी तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि फाई क्या है, फाई वेक्टर है। नहीं, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई एक अदिश राशि होती है। हाँ, इसके मान हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो फाई कैसी क्वांटिटी है? फाई इज अ स्केलर, मतलब कि अदिश क्वांटिटी है। ठीक है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ए एरिया वेक्टर जो हमने अभी भी डिस्कस किया था उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और ई और ए के बीच का जो एंगल है वो क्या आएगा? थीटा। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है? फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा या फिर फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब अपन कंडीशन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में हमको फ्लक्स कम, ज्यादा और जीरो मिल सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं कंडीशंस पे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो मान लो कंडीशन ऐसे है, मान लो मेरे पास एरिया मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कर रही है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रखा हुआ कैसे एरिया? ये एरिया हमने ऐसे माना है इस तरह से, और मैं इस एरिया से कंसिडर हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, और ये मैंने ऐसे रखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर इसके कहां होगा? ये होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? एरिया वेक्टर ये होगा। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ये, इसको मैंने यहां रखा हुआ है ऐसे, ये अपने पास ए की डायरेक्शन। तो ई की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन देखिए, ई की डायरेक्शन यहां पर और ए की डायरेक्शन भी यहीं पर होगी, ए की डायरेक्शन भी यहीं पर होगी। तो अगर मैं ई और ए को चेक करूं तो क्या एक दूसरे के पैरेलल है? यस है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना मिलेगा? जीरो। तो हमें फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा से, ई ए कॉस थीटा से क्या फॉर्मूला मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस जीरो। तो फाई की वैल्यू मिलेगी मुझे फाई इक्वल्स टू ई ए, ये इसकी मैक्स वैल्यू है। दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, क्योंकि एंगल है जीरो, ई ए कॉस जीरो, दोनों ही पैरेलल है। मैंने आपको बता दिया ये इस तरह से रखा हुआ है, एरिया वेक्टर और ई दूसरे के पैरेलल है। फाई इक्वल्स टू ई ए, तो ये हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। फाई मैक्स मिलेगा हमें, यहां पर लिख देता हूं मैं, फाई मैक्स मिलेगा हमें इक्वल्स टू ई ए। ठीक है, फाइव एक्स मिलेगा इक्वल्स टू ई ए। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे केस पे। ठीक, अगर मान लो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ भी वेरी नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही जा रहा है जैसे जा रहा था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ कुछ नहीं, ये वही है। अब एरिया देखो कैसे रखा है, अब मैं एरिया रखूंगा ऐसे ऐसे। अगर मान लो मैंने एरिया ऐसे रखा ऐसे, तो अब मेरे को बताओ कि इसका एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया, ये वाली सरफेस एरिया वेक्टर ये बनेगा कि नहीं बनेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया वेक्टर ये बनेगा तो मैं ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैंने सरफेस बना देता हूं आपके लिए। ये सरफेस ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ऐसे, इट्स अ 3D आपको ऐसे ऐसे रखी हुई है। तो ए मेरे पास ऐसे मिलने वाला है एरिया वेक्टर, और ई कहां पर है? ई मेरे पास यहां पर है। तो ई और ए के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 90। तो अगर ऐसे मैं किसी एरिया को रखता हूं तो मेरे पास फाई क्या मिलेगा? फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 थीटा 90। तो फाई कितना मिल गया? जीरो।
फाई की वैल्यू मिली 0। यहां तक बात क्लियर। अब आप खुद देखिए, किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पर्टिकुलर एरिया से लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, जबकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई वेरिएशन नहीं दे रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में जाने दे रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बस मैंने एक बार एरिया ऐसे रखा तो मेरे को मिला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ, जो मेरे को दिख रहा है कि मैक्सिमम है। और जैसे ही मैंने इस एरिया को यूं घुमा के ऐसे दिखाया तो एरिया वेक्टर ऐसे, तो देखो आप फ्लक्स कितना हो गया 0। इसका मतलब ये है कि लिंक फ्लक्स थ्रू अ एरिया डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ एरिया। यहां तक बात क्लियर है। तो जब थीटा 0 आया तो मैक्सिमम मिला, जब परपेंडिकुलर हो गया ई और ए तो कितना मिल गया अपन को 0। अब एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट केस सेकंड, और आते हैं केस थर्ड पे। देखिए अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम वेरिएशन कर ही नहीं रहे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बार जो एरिया डिस्कशन हो रहा है वो यही ऑब्जेक्ट, और लेकिन इस बार मैं एरिया ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूं तो एरिया वेक्टर यहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो मान लो ये बन गया अपने पर डायरेक्शन, तो ये वाला एरिया ऐसे रखा हुआ है इधर की तरफ। तो अगर मैं इसकी ए की बात करूं, मान लो मैं इसके ए की बात करूं, चलो मैं यही रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए की बात करूं, ये लीजिए, ये आपका एरिया वेक्टर और ये आपका ई वेक्टर। तो ई और ए के बीच में आपको एंगल कितना दिख रहा है 180, ई और ए के बीच में एंगल कितना दिख रहा है 180। तो अब फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 इक्वल्स टू ई ए कॉस 180, तो 5 इक्वल्स टू माइनस ई ए, दैट इज गोइंग टू बी मिनिमम। अब हमें फाई की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, मिनिमम। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे है, ए इस तरफ है, 180 इस तरफ है, ई और ए के बीच में 180 और 180 होता है -1, तो 5 मिनिमम इक्वल्स टू माइनस ई ए। इसका मतलब हमारी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 0 -1। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस रिपीटेटिव फंक्शन होते हैं, इनकी वैल्यू मैक्सिमम 1 0 और -1 तक वेरी करती है। एज द सेम में 5 मैक्स मिला ई ए, फिर हमारे 0 पे, और 5 मिनिमम कितना मिल गया अपन को माइनस ई ए। तो इस तरह से अपन को +1 0 -1 ये तीन वैल्यूज आराम से मिल जाती है, प्लस ई ए 0 और माइनस ई। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास तीन कंडीशन हो गई है कि फ्लक्स लिंक कितना होगा, फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कितना होगा किसी पर्टिकुलर सरफेस से, दैट इज गोइंग टू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, एरिया को रखा है। अगर आप इसको ऐसे वेरी करते हैं तो इसका जो लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली वेरी करता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब मैं बहुत जनरल सी बात कर रहा हूं, मतलब क्या अगर अपन नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें वैसे समझने के लिए, कि अगर मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से लिंक मैक्सिमम कब होगा, जब मैं इसको ऐसे रखूं, भाई ऐसे रखूंगा तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, मैंने 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगाई, पांचों की पांचों इसके अंदर से गई, पांचों की पांचों इसके अंदर से गई, इसका मतलब कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब मैं मान लो 5 लाइनें तो यूं थी, अब मैं इसको यूं कर देता हूं, तो मेरे को बताओ ऊपर वाली लाइन तो ऊपर चली गई, नीचे वाली लाइन नीचे से चली गई, तो इसमें से लिंक होने वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वही हम बात कर रहे हैं कि आपने जब ऐसे किया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो आपने ऐसे कर दिया, तो एंगल कितना बना 0, तो मैक्सिमम लिंक हुई, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं ही जा रहा है, ये कैसे हो गया 90, ई और ए के बीच में एंगल 90, तो फ्लक्स कम लिंक हुई। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली नॉर्मली भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ अ क्या, पोजीशन ऑफ अ एरिया, और एरिया की जो पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया वेक्टर। तो ई और ए के बीच में कितना एंगल है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिमाग में बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। अब
हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू और फॉर्मूलाज पे। तो मैंने बात की थी फाई इक्वल्स टू ई ए, ठीक है, मैंने लिखता हूं इसको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर मेरे को इसकी यूनिट बनानी पड़े तो क्या बनाऊंगा, ई क्या है, ई एफ इक्वल्स टू क्यू ई से, ये होता है अपने पास एफ बाई क्यू और ये अपने पास ए है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर लूं तो मैग्नीट्यूड की टर्म में बात कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को यूनिट बनानी। तो एफ इक्वल्स एफ न्यूटन क्यू कूलम ए मीटर स्क्वायर, तो ये आपकी बन गई है यूनिट, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक यूनिट तो ये बन गई। एक यूनिट और होती है किसकी, फ्लक्स की, वो क्या होती है, फाई इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट की टर्म में भी डिस्कस करते हैं, वोल्ट पढ़ा नहीं है लेकिन अभी बता देता हूं, ठीक है। तो ई वी की टर्म होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और यहां पर अपने पास एक है मीटर स्क्वायर, तो इस मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो फाई के यूनिट और बन गई वोल्ट मीटर, फाई के यूनिट और क्या बन गई, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसको भी नहीं भूलना, तो एक तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और एक वोल्ट मीटर, ठीक है, तो ये अपन को दिमाग में रखनी है। अब मैं बना लेता हूं डायमेंशन, अब मैं बनाने जा रहा हूं डायमेंशन, क्यों, क्योंकि ये अपने बोर्ड के एग्जाम में के नंबर की पूछी जाती है। तो फाई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू और ए, तो एफ क्या है, m1 l1 t माइनस 2, क्यू क्या है, a1 t1, ठीक है, ए क्या है, l2, ठीक है, एफ m1 l1 t माइनस 2, क्यू क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यहां से बनाइए हमने, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई की होती है ए, तो ये टाइम ए टी, तो ये हमने पुट कर दी a1 t1, ए मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर, ठीक है, हटाइए। अब बस इसको सॉल्व कीजिए और आपकी डायमेंशन बनेगी, तो डायमेंशन बनेगी m1 l1 और l2 l3, t माइनस 2 ये ऊपर जाएगा t माइनस 3, ए ऊपर जाएगा a माइनस 1, तो ये बन गई आपकी फाई की डायमेंशन। ये इसलिए बता रहे हो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आरबीएससी चाहे सीबीएसई कोई बोर्ड। तो m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1, ये क्या बन गई आपकी फ्लक्स की डायमेंशन, ठीक है। अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं, उनको मत भूलना। कैसे, अगर मान लो मेरे पास सरफेस बहुत बड़ी है, अब मैं जो बोलूं ना उस पर बिल्कुल फोकस करो। अगर मान लो मेरे पास सरफेस बहुत बड़ी है, ये मान लो सरफेस बहुत बड़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने क्या माना, इस पे एक एरिया एलिमेंट माना, अब आपने क्या माना, छोटा सा डीएस माना है, दैट्स अ डीएस, और ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो डीएस की डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो डीएस की डायरेक्शन यही होने वाली है, तो मैंने लिखा इसको ए वेक्टर, और ई मेरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही रहा है, वो ऐसे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे छोटे से वेक्टर की हेल्प से पहले क्या निकाल लूंगा, फ्लक्स, कि छोटे से एलिमेंट में, इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है, और फिर मैं इन सब ऐसे इतने ही छोटे छोटे एलिमेंट मान के क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये बात तो बहुत सिंपल है कि जहां पर पूरा का पूरा एरिया की डायरेक्शन है, मतलब इस पूरे एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस पूरे एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड, और अगर मैं इस पे एक एरिया एलिमेंट मान लूं ऐसे, अगर मैं इस पे एक एरिया एलिमेंट मान लूं तो क्या इसकी डायरेक्शन अलग होगी, क्या इसकी डायरेक्शन में तो अपवर्ड ही होगी, ठीक है। तो एक छोटे से एरिया की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, पूरे की पूरी सरफेस से लिंक क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इस पूरे सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकता हूं। मान लो इस पूरे का पूरे जो कंप्लीट है, इसका एरिया ए है, और ये मैंने मान लिया डीएस, मैं इसको एस भी मान सकता हूं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि बड़े एरिया को आप एस मानो या ए मानो, दोनों मान सकते हो, इसको आप डीएस या ए डी ए भी मान सकते हो, स्मॉल वाले को डीएस या डी ए दोनों ही मान सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो स्मॉल एलिमेंट की हेल्प लें तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे फाई डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब अगर मेरे को पूरे कंप्लीटली चाहिए तो आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखो,
ये होगा इस तरह से, एक साइन लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज अ क्लोज सरफेस। क्लोज और बाउंड सरफेस के लिए, क्योंकि ये सरफेस जो आपने मानी है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप फ्लक्स कितना लिंक है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते अगर आपका एरिया कहीं से ब्रेक है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस की वजह से हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये इस तरह से राउंड शेप लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोज या बाउंड सरफेस। तो क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये मिल जाएगा हमें कंप्लीट सरफेस के लिए फाई की वैल्यू। यहाँ पे हमने छोटे से एलिमेंट की हेल्प से क्या निकाली, फ्लक्स की वैल्यू निकाली, छोटे से एलिमेंट की हेल्प से। ऐसे ही सारे एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सारे एलिमेंट को ऐड करूं, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, लिंक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो ये भी अपने पास एक फॉर्मूला रहेगा जो अपनी हेल्प करेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर न्यूमेरिकल, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा फ्लक्स का फंडामेंटल, ठीक है। तो मैंने माना हमें क्वेश्चन गिवन है, E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है 200 I कैप प्लस 500 J कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और हमें एरिया वेक्टर गिवन है 5 J कैप मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है लिंक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, थ्रू दैट सरफेस जिसका एरिया है 5, जिसकी डायरेक्शन है J कैप, ठीक है। तो अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 5 इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर की वैल्यू रखी 5 इक्वल्स टू E 200 I कैप प्लस 500 J कैप डॉट 5 J कैप, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप खुद देखो, आप किस किस का डॉट प्रोडक्ट करोगे, आप I का और J का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि I डॉट J, कहने का मतलब है कि I कहाँ है, इस तरफ, और J कहाँ है, इस तरफ। तो I और J के बीच में एंगल कितना होता है, 90 पे कॉस कितना होता है, 0। इसलिए डिसिमिलर का मल्टीप्लाई तो हम डॉट प्रोडक्ट में करते ही देंगे। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर का। और सिमिलर कौन सा है हमारे पास, सिमिलर है J डॉट J। तो हमें फ्लक्स की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी 2500 और वोल्ट मीटर। ये हमने इसकी यूनिट पढ़ चुके हैं। और ये कैसी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आई जे के कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि J डॉट J होके मैग्नीट्यूड की टर्म में 1 मिलेगा। और कॉस का एंगल कितना हो चुका है, 0, क्योंकि J और J दूसरे क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो हमें आंसर मिलेगा 2500 वोल्ट मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि फ्लक्स होता क्या है और कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप मुझे आंसर तुरंत कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, E वेक्टर इक्वल्स टू 5 I कैप प्लस 20 J कैप प्लस 3 K कैप। और एरिया वेक्टर गिवन कर रहा हूं मैं आपको 9 K कैप, ठीक है। तो आप मेरे को फ्लक्स की वैल्यू कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप मुझे फ्लक्स की वैल्यू कमेंट करके बताओ, ठीक है। वेरिएशन कर दें इसमें कुछ, चलो थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं ताकि तुम थोड़ी सी मदद करो। 2 J कैप प्लस 9 K, अब ठीक है, 2 J कैप प्लस 9 K कैप, ठीक है। ये एरिया वेक्टर मैंने कर दिया ताकि तुम थोड़ा सा एफर्ट डालो। और ये E की वैल्यू किसके लिए निकाल के दोगे मेरे को, 5 की। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी आंसर देंगे, गलत या सही चाहे कुछ भी हो, लेकिन ट्राई करना आपका हक बनता है और ट्राई कीजिए, ठीक है। हम इसके न्यूमेरिकल और भी डिस्कस करेंगे।
तो अभी तो हमने केवल बेस डिस्कस किया, ठीक है। तो मेन बात यह है कि डीप पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज डू कमेंट, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।